हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 क्लियरिंग सेटलमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क का पार्ट 6 पढ़ेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे जो सेबी से रिलेटेड रेगुलेशंस रूल्स थे एंड कौन से ईयर में इम्प्लीमेंट हुए थे तो मैंने आपको पढ़ाए थे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी हमारा सेबी में अगर इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है तो उसको सेबी किस तरह से डील करती है, उसमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको किस तरह से सेबी यहाँ पे परफॉर्म करेगी। तो देखो दिया है यहाँ पे हमें फर्स्ट टॉपिक हमारा व्हाट डज सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 डील विद। यानी कि अगर हमारा सेबी में जब हम रेगुलेशन कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अगर क्या हो कुछ लोग इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हो। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जैसे कंपनी के कुछ लोग होते हैं जिन्हें पहले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है कि ये शेयर जो है वो उठ सकता है, इसकी जो वैल्यू है वो हाई जा सकती है, लो जा सकती है। तो वो लोग जो होते हैं जिनको पहले से ही थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि इस ट्रेडिंग में, इस स्टॉक में ये चेंजेस हो सकते हैं, किसी कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में उन्हें पता है, या फिर जो भी कंपनी अगला उसका कॉर्पोरेट एक्शन क्या होगा, उन सारी चीजों के बारे में यानी कि पहले से ही पता है ना। तो वो जो इनसाइडर ट्रेडर्स है उनके लिए किस तरह से सेबी एक्ट करते हैं कि उन्हें तो पहले से ही पता है कि स्टॉक मार्केट में अब क्या चेंज होने वाला है, तो उनको तो रोकना पड़ेगा। अदरवाइज वो तो जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं, बाकी जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। तो उसके लिए सेबी क्या रूल्स एंड रेगुलेशन ला रखी है तो वो देख लें। पहला दिया है द माल प्रैक्टिस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग अफेक्ट द इनोसेंट इन्वेस्टर। इन सिंपल टर्म इनसाइडर ट्रेडिंग मीन्स सेलिंग और बाइंग इन सिक्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस सेंसिटिव unpublished information of a listed corporate which if published could lead to a fall or rise in the price of shares of the corporate। यानी कि अब देखो मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ, पूरा पार्ट रखा है मैंने ये। तो इसमें क्या बोला है कि इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि या फिर हम कह सकते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग से फर्क क्या पड़ेगा कि चलो ठीक है, अगर हमारे स्टॉक एक्सचेंज में इनसाइडर ट्रेडर्स हैं तो वो क्या करेंगे, वो जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें अभी पता ही नहीं है, जैसे आज आप ट्रेडिंग करने बैठे और आपका दोस्त ट्रेडिंग करने बैठा और उसे पता है कि आज अगर मैं समझ रहे आप इंट्राडे कर रहे हो और आपके दोस्त को पता है कि आज ये शेयर जो है जिसमें कंपनी के शेयर्स में खरीदूंगा उसके प्राइस हाई जाएंगे, तो वो तो शेयर्स बाय कर लेगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इसके शेयर्स हाई नहीं जाएंगे या आपको लग रहा है कि वो कंपनी के जो शेयर्स हैं वो गिर जाएंगे, उनका प्राइस कम हो जाएगा, तो आप नहीं पैसा लगाओगे उसमें। पर आपके साथ वाले को तो पता था पहले से ही, तो इसलिए उसने तो पैसा लगा लिया, कमा लिया, पर आपको नहीं पता था तो इसलिए आप तो रह गए। तो यानी कि इनसाइडर ट्रेडर्स क्या होता है, वो आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं कि उन्हें पहले से इन्फॉर्मेशन है कि क्या होने वाला है, पर आप तो इनोसेंट हो, आपको तो नहीं पता। तो इनसाइडर ट्रेडर इस तरह से क्या करता है, जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स होता है उनके संग में माल प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं इनसाइडर ट्रेडर्स क्या करता है, फ्रॉड करता है सिक्योरिटी को बाय करते वक्त, सेल करते वक्त, और जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक पब्लिकली अनाउंस नहीं हुई है उन्हें पता है तो उसका वो क्या करते हैं, गलत फायदा उठाते हैं। तो हम यहाँ पे देखो कि इस प्रॉब्लम को हम टैकल किस तरह से करते हैं, हम तो नहीं, सभी इस प्रॉब्लम को किस तरह से टैकल करती है। अगर इनसाइडर ट्रेडर है तो हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो सभी क्या करती है, परफॉर्म करती है। तो वो देखो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यूज्ड इन द रेगुलेशंस आर, पहला दिया है डीलिंग इन सिक्योरिटीज मींस एन एक्ट ऑफ सब्सक्राइबिंग, बाइंग, सेलिंग और एग्रीइंग टू सब्सक्राइब, बाय, सेल और डील इन एनी सिक्योरिटी बाय एनी पर्सन ईदर एज प्रिंसिपल और एजेंट। देखो अगर कोई यहाँ पे देखो जैसे इसे बताऊं, these regulations were further made straightened through the amendments in 2015 and they were notified as the SEBI prohibition of insider trading regulation 2015। यानी कि 2015 में हम क्या कर सकते हैं कि सेबी ने यहाँ पे प्रोहिबिशन लाया कि जो इनसाइडर ट्रेडर है अगर वो पकड़े गए तो क्या होना, उनके ऊपर पेनल्टीज चार्ज होंगी, उनको फाइन भरना पड़ेगा और फिर उनको मतलब जो भी उन्होंने गलतियां की हैं उसके लिए उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दे रखे हैं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनमें क्या है, जो हम डीलिंग परफॉर्म करता है। पहला क्या है कि जब हम सिक्योरिटीज के संग डीलिंग कर रहे हैं तो हम जो भी हमारी सिक्योरिटीज को खरीदना, बेचना, सामने वाले से एग्री करना, सब्सक्राइब करना कि हाँ हमें सब्सक्राइब करना, समझ रहे हो ना, चैनल को भी आप लोगों को सब्सक्राइब करना ताकि आपके पास अच्छी वीडियो आ सके। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जब आप सिक्योरिटीज को बाय सेल करते हो या एग्री करते हो कि हाँ हमें सिक्योरिटी को बाय सेल करेंगे, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आप तो एक कह सकते हैं इनोसेंट इन्वेस्टर हो, पर अगर सामने वाले को पहले से ही सारी चीजों की खबर होगी तो वो क्या है, वो आपका गलत फायदा उठा सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, किसी भी एजेंट के थ्रू यहाँ पे कोई भी गलत फैसला नहीं लेना। सेकंड है इनसाइडर मींस एनी पर्सन हु इज और वाज कनेक्टेड। अच्छा देखो इनसाइडर मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसा इन्वेस्टर जिसे पहले से ही क्या है इन्फॉर्मेशन उसके पास है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो कंपनी से पहले से ही कनेक्टेड है या पहले कनेक्टेड था, कि उसके पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि अब कंपनी क्या स्टेप्स लेने वाली है,
और उसकी कंपनी के शेयर्स हाई जाएंगे या ले जाएंगे, कंपनी ग्रो करेगी या उस पर लॉस हो जाएगा। तो इनसाइडर का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो क्या है पहले से ही कंपनी से कनेक्टेड है, उसको पता है कि कंपनी के नेक्स्ट मूव्स क्या होंगे। तो यहाँ पे है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी एंड हु हैज रिसीव्ड और हैज एक्सेस टू सच अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। यानी कि जैसा हमें पहले दिया फर्स्ट पॉइंट में दिया था कि उसको डीलिंग के बारे में, बाइंग सेलिंग, उसे क्या करना है उसके बारे में पता है कि आज उसे बाय करना है या किसी सिक्योरिटी को सेल करना है। तो उसी तरह उस इनसाइडर को ये भी पता होगा कि कंपनी के एक्शंस क्या होने वाले हैं, कंपनी की जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो हर किसी को हम नहीं बता सकते कि हमारी कंपनी एक्शन लेने वाली है, हमारी कंपनी को न्यू प्रोडक्ट लाने वाली है, टाइम से मतलब कंपनी बताती है। पर ऐसा थोड़ी ना कि अभी तक उन्होंने कोई प्रोजेक्ट प्लान ही नहीं करा, पर पहले ही आपको बताने लगी। वो जब जरूरत पड़ती है तब वो अपने प्लान्स डिस्क्लोज करती है। तो यानी कि इनसाइडर का मतलब होता है जिसके पास पहले ही इंफॉर्मेशन पहुंच जाए या फिर उसके ऐसे कुछ कॉन्टैक्ट हो कि तो इंफॉर्मेशन निकलवा ले कि कंपनी की जो भी प्राइसेस हैं वो किस तरह से मूव करेंगे। थर्ड दिया है अ कनेक्टेड पर्सन मींस एनी पर्सन। अब कनेक्टेड पर्सन कैसा हो सकता है? एक ऐसा इंसान जो क्या हो इज अ डायरेक्टर एज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट 2013 ऑफ अ कंपनी और इज डीम्ड टू बी अ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ दैट एक्ट। अब देखो यार, एक कंपनी का वर्कर है तो उसको नहीं पता होगा कि कंपनी में क्या चलने वाला है, कंपनी ग्रो करेगी या हाई जाने वाली है, लो जाने वाली है, कंपनी क्या कॉर्पोरेट एक्शन क्या होने वाले हैं, वो एक वर्कर को नहीं पता होता। वो किसको पता होता है? जो अच्छी पोस्ट पर है उस कंपनी में, जैसे कि डायरेक्टर है ना, उस कंपनी के ट्रस्टीज। तो उन सबको पता होता है कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, कंपनी की हालात कैसे हैं, कंपनी बहुत ही अच्छा ग्रो कर रही है या अभी ठीक ठाक चल रही है। तो एक कनेक्टेड पर्सन होता है कि इस तरह के जो डायरेक्टर होता है ना, उस तरह के पर्सन को हम क्या बोलते हैं? कनेक्टेड पर्सन बोलते हैं। सेकंड है ऑक्यूपाइज द पोजीशन एज एन ऑफिसर और एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और होल्ड अ पोजीशन इन्वॉल्विंग अ प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन हिमसेल्फ एंड द कंपनी वेदर टेम्पररी और परमानेंट एंड हु मे रीजनेबली बी एक्सेप्टेड to have an access to unpublished price sensitive information in relation to that company। यानी कि एक तो या तो डायरेक्टर हो गया या फिर एक ऐसा पर्सन जिसकी पोजीशन क्या हो, एक ऑफिसर की हो। एम्प्लॉय का मतलब ये नहीं कि जो वहां पे साफ सफाई कर रहा है उसको। अब देखो कंपनी में जो एम्प्लॉय है ऐसे वाले एम्प्लॉय कि जिनके या तो कनेक्शंस बहुत तगड़े हो कि वो ऊपर तक के जो बहुत ही हाई लेवल के जो लोग हैं उनसे भी उसकी मतलब कनेक्शंस होते हैं, उनसे भी बात कर ले, इन्फॉर्मेशन निकला ले। तो इस तरह के एम्प्लॉय की बात हो रही है। या फिर एक ऐसी पोजीशन को होल्ड करता हो अपनी कंपनी में कि जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है ना, उसके रिलेशनशिप एक ऐसे इंसान के रिलेशनशिप क्या हो उसकी कंपनी के साथ बहुत ही अच्छे हैं कि या तो वो टेम्पररी बंदा हो या परमानेंट हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके कनेक्शन अगर बहुत अच्छे हैं ना तो वो कंपनी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को निकाल सकता है और क्या कर सकता है, उसे अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है, दूसरे के नुकसान के लिए भी यूज कर सकता है। जैसे कि अगर कोई आपसे बदला लेना चाहता है तो कह सकता है इस शेयर में लगा दे, मेरे को पता चला है कि ये शेयर ना आज बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, बहुत हाई प्राइस जाएगा इसका, पर उसे कहीं ना कहीं पता हो कि आज ये लॉस में जाएगा। तो इसने तो आपका मतलब इस इन्फॉर्मेशन का गलत फायदा उठा लिया, आपने को बुद्धू बना दिया और आपके नुकसान करवा दिया। तो इस तरह से यहाँ पे ये क्या है, जो इनसाइडर ट्रेडर्स होता है वो नुकसान करवा देता है और अपना फायदा भी करवा लेते हैं। अगर देखो फोर्थ पॉइंट दिया है अ पर्सन इज डीम्ड टू बी अ कनेक्टेड पर्सन इफ सच पर्सन इज अ कंपनी अंडर द सेम मैनेजमेंट और ग्रुप और एनी सब्सिडरी कंपनी देयर और विद इन द मीनिंग ऑफ कंपनीज एक्ट ठीक है 2013 और सब क्लॉज ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द मोनोपोलीज और रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड practices Act 1969 as the case may be। और अच्छा देखो, एक जो कनेक्टेड पर्सन है वो किस तरह से सकता है, या तो वो डायरेक्टर हो सकता है या बहुत ही अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ बंदा हो सकता है, या फिर वो क्या हो एक किसी कंपनी का, किसी मैनेजमेंट का, किसी ग्रुप का क्या हो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा हो, या फिर वो सब्सिडरी किसी कंपनी की जो कंपनी है उसमें से रिलेटेड कोई इंसान हो। तो क्या हो सकता है, यानी ये कंपनीज एक्ट है, ये इससे पता चलता है कि ये कंपनी एक्ट के दौरान जैसे हम अगर कोई हमारा लॉ है अगर वो इम्प्लीमेंट हुआ है तो जैसे पुलिस वाले बता दें ना कि इस लॉ के अंडर, इस सेक्शन के अंडर आपको हम गिरफ्तार करें ये वो। तो इसी तरह से अगर हमें पता चला कि ये बंदा क्या इनसाइडर ट्रेडर है तो हम उस पर कौन से एक्ट लगाते हैं, कंपनी एक्ट लगाते हैं, सेक्शन 2 के एक्ट लगाते हैं। तो इस तरह से हम क्या करना है कि पता करना है कि ये जो पर्सन है ये क्या है, कनेक्टेड पर्सन है। सेकंड ये इज अ इंटरमीडियरी और स्पेसिफाइड इन सेक्शन 12 ऑफ सेबी एक्ट 1992 इन्वेस्टमेंट कंपनी, ट्रस्टी कंपनी, असेट मैनेजमेंट कंपनी और एन एम्प्लॉयर डायरेक्टर देयर ऑफ एन ऑफिशियल ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज और अ क्लियरिंग हाउस और कॉर्पोरेशन। यानी कि वो इन सारी कंपनीज का, इन्वेस्टमेंट कंपनी का, ट्रस्टी कंपनी का, इन सब का क्या है, एक इंटरमीडियरी हो। क्योंकि अगर वो इंटरमीडियरी है तो ऑब्वियसली उसके पास इंफॉर्मेशन तो होगी, और अगर बहुत ही मतलब तेज और शातिर बंदा है ना तो वो सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा भी लेगा। तो इस तरह के लोगों को भी क्या बोलते हैं, जो इनसाइडर है, जो कनेक्टेड पर्सन है, इन्हें उसी में कंसीडर करते हैं। या फिर थर्ड वे मर्चेंट बैंकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, रजिस्ट्रार टू एन इशू, डिवेंचर ट्रस्टी, ब्रोकर, पोर्टफोलियो मैनेजर,
इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सब ब्रोकर, इन्वेस्टमेंट कंपनी और एन एम्प्लॉय देयर ऑफ और इज ए मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और a mutual fund or a member of board of directors of the asset management company or a mutual fund or is an employee thereof who have a fiduciary relationship with the company। यानी कि अगर वो एक मर्चेंट बैंकर है या ट्रांसफर एजेंट है या रजिस्ट्रार है या वो किसी कंपनी का ट्रस्टी है, किसी म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, तो अगर ऐसा बंदा है ना जो इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है तो इसको भी मैं कनेक्टेड पर्सन ही बोलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही हाई पोस्ट है किसी भी कंपनी के लिए। अगर उसका ट्रस्टी के पास इन्फॉर्मेशन, देखो ट्रस्टीज के पास, डायरेक्टर के पास, इन सबके पास इन्फॉर्मेशन होती है क्योंकि यही लोग मिलकर कंपनी चला रहे हैं। तो अगर इनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो किसके पास होगी? तो यानी कि ये लोग अगर गलत काम करने लग जाए तो इनको हम इनसाइडर ट्रेडर कंसीडर कर सकते हैं। अब हमारे और आपके लोगों को थोड़ी ना पता होगा कि रिलायंस में क्या चल रहा है, पर रिलायंस के ट्रस्टीज को तो पता होगा ना कि रिलायंस की कंपनी की जो हालत है वो कैसी है, बहुत अच्छी चल रही है या उसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस लाने हैं, कुछ इसके जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ानी है या कम करनी है, वो उनके ऊपर है। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? कनेक्टेड पर्संस बोलते हैं। फोर्थ इतिहास में इज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एन एम्प्लॉय। अगर वो किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर है, कोई एम्प्लॉय है, बहुत ही कनेक्टेड एम्प्लॉय है या पब्लिकली फाइनेंस इंस्टीट्यूट का कोई है मेंबर, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? कनेक्टेड पर्सन बोलेंगे। अगर गाइस आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है ना तो प्लीज इसे इग्नोर कर देना, क्योंकि साइड में थोड़ा सा काम चल रहा है हमारी गली में। तो अब देखो मैं तो उसको रोक नहीं सकती ना, मैं उसमें कुछ मतलब आपकी हेल्प तो मैं बस ऐसे पर आकर के ही कर सकती हूँ, साउंड को तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो प्लीज आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना और पढ़ाई थोड़ा अच्छे से करना। तो पढ़ाई भी फोकस करता है। देखो फिफ्थ पॉइंट इसमें दिया है मैं, इज एन ऑफिशियल और एन एम्प्लॉय ऑफ अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड और ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ रेगुलेटरी बॉडी। यानी कि अगर वो किसी कंपनी का एम्प्लॉय है, किसी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है, तो उसको भी हम क्या कंसिडर करेंगे? एग्जैक्टली उसको भी हमें कनेक्टेड पर्सन की तरह कंसीडर करेंगे। इज अ रिलेटिव ऑफ एनी ऑफ द अफोरमेंशन्ड पर्सन। यानी कि अब जैसे हमने इतने सारे लोगों के बारे में पढ़ा, तो इनसे रिलेटेड अगर कोई बंदा है तो उसको भी हम क्या करेंगे? एक कनेक्टेड पर्सन की तरह कंसीडर करेंगे। इज अ बैंकर ऑफ द कंपनी का बैंकर ही अगर वो बंदा निकला तो वो भी कनेक्टेड पर्सन है, या फिर रिलेटिव ऑफ द कनेक्टेड पर्सन। अभी इतने सारे लोग हैं, अब क्या पता कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी का ट्रस्टी है ना, उस पर्सन ने अपने किसी रिश्तेदार को बता दिया कि देखो ऐसे ऐसे होने वाला है, तो रिश्तेदार को भी तो पता चल गया ना, तो रिश्तेदार क्या हुआ? उनका रिलेटिव क्या हुआ? वो भी एक कनेक्टेड पर्सन हुआ। अब देखो इसका मैंने जो फिफ्थ पार्ट दिया वो क्या दिया है? प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मीन्स एनी इन्फॉर्मेशन विच इज रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू अ कंपनी एंड विच इज पब्लिश्ड इज लाइकली टू मटीरियली अफेक्ट द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी। इट इंक्लूड्स ओनली सच इन्फॉर्मेशन विच इफ पब्लिश्ड इज लाइकली टू मटीरियली अफेक्ट द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी। द फॉलोइंग इज डीम्ड टू बी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यानी कि किसी कंपनी के जो शेयर मूवमेंट्स हैं उनके बारे में पता चल रहा है, किसी कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, अगर सोचो कि अगर कोई कंपनियां वो क्या कर दे, शेयर्स को स्प्लिट कर दे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन सेम रहेगी, पर शेयर का जो अगर स्प्लिट हुई है तो शेयर का प्राइस कम हो जाएगा, है ना। या फिर अगर वो बायबैक कर ले या कंपनी कोई आईपीओ लिया या कंपनी को नया प्रोजेक्ट लिया है तो उससे क्या होता है? कंपनी की प्राइसेस पर एक हम कह सकते हैं अफेक्ट पड़ता है। तो प्राइस सेंसिटिव जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कंपनी बंद होने वाली है, लो कंपनी के मालिक ने फैसला किया मैं कंपनी बंद कर दूंगा, बहुत हो गया, तो ऐसा कुछ, या कंपनी ने सोचा कि हम नई ब्रांच बनाएंगे, तो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर किसी बंदे के पास है तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब अभी वो कंपनी ने पब्लिश नहीं करी कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, पर अगर पहले ही वो इन्फॉर्मेशन किसी इंसान को मिल जाएगी तो वो क्या कर सकता है? उस इन्फॉर्मेशन को लीक कर करके अपना फायदा कर सकता है, किसी का नुकसान कर सकता है। तो वो सारी जितनी भी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो कौन सी हो सकती है? जैसे कि पीरियोडिकली फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी, कि कभी अभी जो कंपनी है हमारी जिस तरह से भी वो काम कर रही है उसकी फाइनेंशियल हालत कैसी है। ऐसा भी है नहीं कि कंपनी अगर बैंकरप्ट होने तो हो गई है तो वो जगत में ढिंढोरा पीटेगी कि हम बैंकरप्ट हो गए, हम बैंकरप्ट हो गए। अगर वैसा बता देगी तो कंपनी को कोई खरीदेगा ही नहीं, कोई उसके शेयर्स में पैसा लगाएगा ही नहीं। पर अगर ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाए तब ना, अगर पता ही ना हो तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो इस तरह से तो ये भी एक प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। सेकंड है इंटेंडेड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, यानी कि बोथ इंटरफेम एंड फाइनल, यानी कि अगर हमें पता चला कि कंपनी जो है डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर करने वाली है तो वो भी क्या है? एक किसके प्राइस सेंसिटिव है, क्योंकि डिविडेंड उन लोगों को मिलता है जो कंपनी में पहले से ही क्या है? शेयर होल्डर्स है। पर अगर आपको पहले ही पता चल गया कि ये कंपनी 1 महीने बाद क्या करेगी ना, शेयर डिविडेंड देगी, तो आप लोग सिर्फ
इसलिए इन्वेस्ट करोगे ताकि आपको डिविडेंड मिल जाए, डिविडेंड मिलने के बाद आप निकल जाओगे और आपको ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, करनी ही नहीं थी इस कंपनी में। तो यानी कि आप तो सिर्फ कंपनी को लूटने के लिए याद है कि डिविडेंड मिल जाएगा, पर कंपनी डिविडेंड उन लोगों को देती है जिसका शेयर होल्डर्स होता है, ताकि वो उसमें इन्वेस्ट करके रखे कंप्लीटली। अब थर्ड दिया है इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज और बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। हम सिक्योरिटीज इशू करेंगे और ज्यादा या फिर बायबैक करेंगे, यानी कि वापस अपनी सिक्योरिटीज को ले लेंगे। अगर और ज्यादा सिक्योरिटीज को इशू करेंगे तो हमारा प्राइस जो है वो थोड़ा सा कम हो सकता है शेयर का, क्योंकि हम स्टॉक्स को स्प्लिट कर दे रहे हैं। और अगर बायबैक कर रहे हैं कि अपने स्टॉक्स को, अपने शेयर्स को वापस ले रहे हैं, तो क्या है हमारे शेयर्स के प्राइस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि स्टॉक के प्राइस बढ़ेंगे या स्टॉक के प्राइस कम हो जाएंगे, तो इसी तरह से बाय और सेल करते हैं ना सिक्योरिटीज को, तो ये भी क्या है प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। अब अगर फोर्थ दिया है एनी मेजर एक्सपेंशन प्लान्स और एग्जीक्यूशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया किसी प्रोजेक्ट के बारे में बताना, कुछ एक्सपेंशन करना या फिर अपनी कंपनी बंद करना, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी प्राइस सेंसिटिव में ही आती है। फिफ्थ दिया है अमलगमेशन मर्जर और टेक ओवर, यानी कि अगर कंपनी हमारी क्या करने वाली है, अमलगमेशन करने वाली है या कुछ मर्जर्स लाने वाली है या किसी कंपनी को टेक ओवर करने वाली है उसको, तो इस तरह के मतलब कॉर्पोरेट एक्शंस अगर वो करने वाली है तो वो भी क्या है प्राइस सेंसिटिव है। इसका हमें एफ पार्ट दिया, सिक्स पार्ट दिया है डिस्पोजल ऑफ द होल और सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग, यानी कि वो डिस्पोजल जैसे आपको पता है कंपनी बंद करने वाली है या उसका कुछ ब्रांचेस बंद करने वाली है या कुछ ऐसे कॉर्पोरेट एक्शंस के अंडर आया हुआ है सब। तो इस तरह से अगर कोई अंडरटेकिंग है उसकी कंपनी की, कोई ब्रांच है जैसे वो थोड़ा सा बंद करना चाहती है, उसमें कुछ चेंजेस करना चाहती है, तो एक्जैक्टली वो भी हमारा प्राइस सेंसिटिव मूवमेंट। और लास्ट दिया है सिग्निफिकेंट चेंजेस इन पॉलिसीज प्लान्स और ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, यानी क्या जैसे जो गवर्नमेंट है वो भी अपने प्लान्स लाती रहती है, पॉलिसीज लाती रहती है, तो उसी तरह कंपनी भी अगर क्या है कोई चेंजेस ला रही है, कोई पॉलिसीज ला रही है, कुछ प्लान्स बनाए हैं उसने या गवर्नमेंट ने कुछ प्लान्स बनाया जो उस कंपनी को अफेक्ट कर रहे हैं, तो वो सब तो हमें देखना पड़ेगा ना। तो इस तरह से क्या होता है यहाँ पे हमारे सारे प्राइस सेंसिटिव मूवमेंट्स हैं कि अगर इस सब की इन्फॉर्मेशन किसी इंसान को मिल जाए या इनमें से कुछ चीजों की इन्फॉर्मेशन किसी इंसान को मिल जाए तो वो क्या कर सकता है, उसका गलत फायदा उठा करके इजीली जो है पैसा बना सकता है। लास्ट पॉइंट इसमें ये दिया है अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन मीन्स इन्फॉर्मेशन विच इज नॉट पब्लिश्ड बाय द कंपनी और इट्स एजेंट्स इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, हाउएवर स्पेकुलेटिव रिपोर्ट्स इन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नॉट कंसीडर्ड एज पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन। यानी कि एक अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन क्या है कि कंपनी ने अभी तक उसे बताया नहीं है, कंपनी ना तो बता रही है ना ही अभी बताना चाहती है लोगों को, यानी कि एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अभी हमने पब्लिश नहीं करी है लोगों के बीच में, या फिर हमने अपने एजेंट्स के थ्रू अभी लोगों को बताना शुरू नहीं किया, तो वो उस तरह की इन्फॉर्मेशन क्या होती है, अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन होती है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक और जो प्रिंट होकर आता है ना मीडिया में, इसको हम पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन नहीं बोलते। जब तक कंपनी खुद से ना कह दे कि हम ये चेंजेस लाने वाले हैं तो उसके हम क्या बोलेंगे, पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन। पर अगर ऐसे ही कोई जैसे रूमर्स भी तो बहुत ज्यादा चलते रहता है ना कि लोग अफवाह बनाते रहते हैं, तो वो सब हमारी पब्लिश इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हमें क्या दिया है, हमारे नेक्स्ट टॉपिक में देखो क्या बोला है, व्हाट आर द प्रोहिबिशन ऑन डीलिंग कम्युनिकेटिंग और काउंसलिंग। तो यानी कि जब हम किसी सिक्योरिटी को डील कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, काउंसिल कर रहे हैं, तो उसके दौरान क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी है, क्या क्या हमें प्रोहिबिटेड है। तो अंडर दिस रेगुलेशन नो इनसाइडर शुड, यानी कि अगर कोई एक इनसाइडर पर्सन है तो उसे क्या क्या नहीं करना। यहाँ पे वो फर्स्ट दिया है ईदर ऑन हिज ओन बिहाफ और बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन डील इन सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज व्हेन इन पोजीशन ऑफ एनी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। यानी कि कोई भी एक इनसाइडर ट्रेडर या तो अपने बिहाफ पर या फिर किसी और के बिहाफ पर किसी और पर्सन के लिए यहाँ पे सिक्योरिटीज को डील नहीं कर सकता। किसी लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उस कंपनी के लिए कोई भी एक्शंस नहीं ले सकता। अब क्योंकि इनसाइडर ट्रेडर को तो पता है इन्फॉर्मेशन, तो अगर वो एक्शंस ले ले तो ये तो चीटिंग हो गई ना कि सामने दूसरे को पता नहीं है पर एक इनसाइडर ट्रेडर काम किया जा रहा है। तो जो भी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उनके रिगार्डिंग वो कोई भी ऐसी कोई गलत काम, कोई भी ऐसी मतलब स्टेप नहीं लेगा कि जिससे किसी इनोसेंट इन्वेस्टर को नुकसान पहुंचे। दूसरा क्या है जो इसे नहीं करना, कम्युनिकेट काउंसिल और प्रोसीजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन टू एनी प्राइस who while in possession of such unpublished price sensitive information should not deal in security. This is however not applicable to any communication required in the ordinary course of business or professional or employment or under any law. यानी कि अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं किस चीज़ को लेकर, काउंसिल कर रहे हैं या हम कोई फैसला लेने वाले हैं, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
कोई भी ऐसा इन्वेस्टर यानी जो इनसाइडर ट्रेडर है उसे ऐसा कोई भी फैसला नहीं लेना जो कि क्या है, प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन से कनेक्टेड है। यानी कि कंपनी ने वो अभी इशू नहीं करा और वो जो इनसाइडर ट्रेडर है वो उसके मुताबिक यानी कि अपने फायदे के लिए काम किया जा रहा है, जो भी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उनका फायदा उठा काम किया जा रहा है, ऐसा उसे नहीं करना है। जो मतलब हम कह सकते हैं कि जो ऑर्डिनरी जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए फायदेमंद नहीं है। ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट ऐसी कोई भी उसे स्टेप यहाँ पे फॉलो नहीं करनी है जिसकी वजह से कोई परेशानी खड़ी हो जाए। यहाँ दिया था रेगुलेशन required that no company should deal in the securities or other company or associated of that other company while in professional or any unpublished price sensitive information। यहाँ पर हमने समझाया कि जो हमारा रेगुलेशंस है, जो हमारी कंपनी है, वो ऐसे कोई भी सिक्योरिटीज में डील नहीं करेंगे जो क्या है इंट्राडे के थ्रू, इंट्राडे नहीं, इनसाइडर ट्रेडर्स के थ्रू डील करी जा रही है। यानी कि दूसरे इन्वेस्टर्स को यहाँ पे फ्रॉड का, हम कह सकते हैं थोड़ा सा धोखाधड़ी का यहाँ पे चांस ज्यादा हो, इनसाइडर ट्रेडर अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, तो कोई भी कंपनी या कोई और ऐसी कोई भी एसोसिएशन इस तरह से काम जो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उनके रिगार्डिंग काम नहीं करेगी। अब देखो, अगर हमने यहाँ पे जैसे पहले पढ़ा था कि इंस्पेक्शन होती है, इन्वेस्टिगेशन होती हैं, तो किस तरह से होती हैं। सो व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन में हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं लोग। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन क्या पढ़ लेने से, इफ सेबी सस्पेक्ट एनी पर्सन और हैविंग वायलेटेड द प्रोविजन ऑफ इनसाइडर रेगुलेशन, इट मे मेक इंक्वायरीज विद सच पर्सन और विद द स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड और other person associated with the security market, intermediaries and self-regulatory organization in the securities market to form a prima facie opinions as to whether there is any violation of insider regulation। यानी कि सेबी जो है, अगर सेबी जैसे रेगुलेशंस है, सॉरी रेगुलेशंस नहीं है, सेबी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन परफॉर्म करती है, और जो भी अगर उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है या उसे लगता है कि उसे किसी इंसान पर सस्पेक्ट है, जरूरी है किसी इंसान, किसी ग्रुप पर, या उसे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन कुछ गड़बड़ कर रही है, तो अगर उसे ऐसा लगता है, मतलब उसे सिर्फ शक है या उसे लग रहा है कि कोई वायलेट हो रहा है कोई रूल एंड रेगुलेशन, या इंट्राडे नहीं है, मैं इंट्राडे की बोल देती हूँ बार बार, इनसाइडर ट्रेडर्स हैं अगर ऐसे जो क्या कर रहे हैं कि मतलब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, वो कुछ फ्रॉड कर रहे हैं इनोसेंट इन्वेस्टर्स के साथ, तो क्या कर सकते हैं, एक इंक्वायरी कर सकती है स्टॉक एक्सचेंज में, या जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं या अदर एसोसिएटेड पर्संस हैं, तो उन सबके साथ एक इंक्वायरी कर सकते हैं, क्योंकि उसे शक है तो वो उसके पास पूरा हक है कि वो सबको चेक करे कि यहाँ पे सब कुछ सही है या नहीं, तो वो इंक्वायरी कर सकती है और यहाँ पे परफॉर्म कर सकती है कि कोई भी इनसाइडर रेगुलेशंस के जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो वायलेट तो नहीं हो रहे। ऐसा तो नहीं है कि कोई इनसाइडर ट्रेडर मिलके अपना फायदा बनाया जा रहा है और बाकियों को बेवकूफ बना रहा है, तो उस सब के लिए उसके पास रूल्स है। और अगर कोई भी रेगुलेटरी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एसोसिएशन इस सबको वायलेट कर रही है तो उसे पनिशमेंट भी मिलती है। Where SEBI perform a prima facie opinion that it is necessary to investigate and inspect the books or accounts, either documents and records of an insider of the stock exchange, mutual funds, other person associated with the security market, intermediaries and self-regulatory organization in the security market, it may appoint an investigation authority for the purpose। यानी अगर सभी ऐसा लगा, उसे नेसेसरी लगा कि इन्वेस्टिगेशन करनी बहुत जरूरी है, या उसे शक है कि ये लोग जो है स्टॉक एक्सचेंज के लोग, म्यूचुअल फंड्स के लोग या अदर एसोसिएशन के लोग मिलकर कुछ गड़बड़ करेंगे, तो वो इंटरमीडिएट्स के साथ में, या कोई इंटरमीडिएट है या कोई सेल्फ रेगुलेटरी है जो भी क्या कर रही है रूल्स को वायलेट कर रही है, तो जो सेबी है उसके पास पूरा हक है, पूरा राइट है, और उसे नेसेसरी लगना इन्वेस्टिगेशन करना, तो वो इन्वेस्टिगेशन भी इसके अकॉर्डिंग करती है। यहाँ पे दिया next line, the investigating authority has to submit its report to SEBI after completion of investigation in accordance with the provision of the regulation। कि अगर उसने इन्वेस्टिगेशन करी तो ऐसा नहीं कि हवा में इन्वेस्टिगेशन हो गया बस सब कुछ खत्म हो गया, जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसकी जो भी रिपोर्ट बनती है, जो भी फाइल बनती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारी रिपोर्ट सेबी को क्या करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है, उसे देना पड़ता है कि हाँ ये हमने स्टेप्स किए, ये हमने एक्शंस लिए इस कंपनी के खिलाफ में या इस रेगुलेटरी के खिलाफ में, कि उन्होंने जो भी अगर हमें कुछ सस्पेक्ट था तो हम सारे एक्शन परफॉर्म करें, और हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली वो सारी रिपोर्ट हमें सेबी को देनी पड़ती है। आगे दिया है, आफ्टर कंसीडरिंग द रिपोर्ट सेबी इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट इट्स फाइंडिंग टू द सस्पेक्टेड पर्सन एंड सीक अ रिप्लाई फ्रॉम सच पर्सन। सच सस्पेक्टेड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू रिप्लाई टू द फाइंडिंग्स विदिन 21 days to SEBI. After receipt of the reply, SEBI may take such measures to safeguard and protect the interest of investor, security market and for due compliance with the insider trader regulation। यानी कि जैसे हमने रिपोर्ट भी सबमिट कर दी, अब SEBI को मतलब मान लो कि पहले सस्पेक्ट था कि हाँ ये वाला बंदा ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, ये इनसाइडर
ट्रेडर हो सकता है। अब रिपोर्ट भी आ गई, अब सेबी को पता चल गया कि मानो ये जो बंदा है ना ये पक्का कुछ गड़बड़ करना है, तो फिर क्या करेगा, सेबी उस पर्सन के पास में एक रिप्लाई अपना एक मैसेज अपना सेंड करता है कि देखो जी हमें ऐसा ऐसा लग रहा है कि आप एक सस्पेक्टेड पर्सन हो, आप शायद इंट्राडे नहीं इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हो। तो अब यहाँ पे उसने एक मैसेज तो भेज दिया, पर अब क्या पता सामने वाला इंसान ना हो इनसाइडर ट्रेडर, या सेबी को सिर्फ शक हो पर ऐसा है ना, है ना। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो उस सामने वाले पर्सन को भी अपना हक रखने, अपनी बात रखने का हक है। तो उसके पास 21 डेज होते हैं जिसके अंदर वो उसका रिप्लाई सेबी को देता है और कि हाँ जी ठीक है, आप जैसा आप चाहो आप वैसा आप मतलब अगर आपको कोई एक्शन लेना है या आप कुछ करना चाहते हो तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप ले सकते हो। तो उसके रिप्लाई करना होता है विद इन 21 डेज टू सेबी। अब जब सेबी को ऐसा लगता है कि ठीक है अब ठीक है मुझे इस पर कुछ एक्शन परफॉर्म करने चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट खा जाए या कुछ गड़बड़ कर दे, तो इसलिए सेबी को क्या करता है अपने सारे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके अंदर रह करके अपना काम परफॉर्म करता है और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। आगे दिया है सेबी आल्सो हैज पावर टू अपॉइंट एन ऑडिटर टू इन्वेस्टिगेट इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट और द अफेयर ऑफ द इनसाइडर ऑफ द और स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड्स, अदर पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटी मार्केट, इंटरमीडिएट एंड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द सिक्योरिटी मार्केट। यानी कि वैसा नहीं कि सेबी किसी को अपॉइंट नहीं कर सकती सब काम के लिए, सेबी के पास भी पावर होती है कि वो क्या कर सके, कुछ लोगों को अपॉइंट कर सके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जो भी फिर इन्फॉर्मेशन है जो भी एक्शंस परफॉर्म किए गए उन सबका एक इन्फॉर्मेशन जो है वो सेबी के पास रजिस्टर हुआ रहता है। जो भी स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड और जो भी पर्सन एसोसिएटेड है सिक्योरिटी मार्केट के, इंटरमीडिएट, सेल्फ रेगुलेटरी, तो ये सब क्या अगर उस पर शक होता है सेबी को तो सेबी इन सबकी इन्फॉर्मेशन निकलवाती है और फिर चेक करते हैं कि कुछ गड़बड़ है या नहीं है। अब देखिए what are the disclosures and internal procedure for prevention of insider tradings। ये अब देखो अगर हमें पता चल रहा है कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम किस तरह से प्रोसीजर्स हैं, किस तरह से हम स्टेप्स फॉलो करते हैं। देखो क्या दिया है हमें यहाँ पर, ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद सिक्योरिटी मार्केट सच एज इंटरमीडिएरीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ट्रस्टी ऑफ म्यूचुअल फंड, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेबी, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग हाउस और कॉर्पोरेशन, public financial institutions and professional firms such as auditors, accountancies, accountancy firms, law firms, analysts, consultants, etc. assisting or advising listed companies are required to frame a code of internal procedures and conduct as per the prescribed format provided in SEBI regulation without diluting in it any manner or ensure compliance of the same। अब जो इतने सारे नाम मैंने आपको दिए ना यहाँ पे, सेल्फ रेगुलेटरी, म्यूचुअल फंड, ये सब वो सब, तो ये सब का है यानी कि जो हमारी जो कंपनीज है जो लिस्टेड है जो ऑर्गेनाइज्ड है वो सिक्योरिटीज में। अब सेबी को अगर शक हो गया या उसे पता चल गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, तो सेबी इन सभी के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड की गई हैं, जितने भी लॉज हैं उन सभी को लेकर के क्या कर सकती है, इन सभी के खिलाफ में कोई भी जो भी एक्शन लेना है वो ले सकती है। तो द रेगुलेशंस रिक्वायर certain disclosure to be made by director officers and substantial shareholders in the listed company these are। यानी कि अगर उसे कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करवानी है तो किस तरह से करवा सकती है यहाँ पे, इन सभी लोगों से, ऑफिसर्स से, जो भी डायरेक्टर्स हैं उन सबसे। तो पहला क्या है, अगर उसे इनिशियल डिस्क्लोजर करवाना है यानी कि एनी पर्सन हु होल्ड्स मोर देन 5% शेयर्स और वोटिंग राइट्स इन एनी लिस्टेड कंपनी शुड डिस्क्लोज टू द कंपनी in prescribed form the number of shares or voting rights held by such person or becoming shareholders within 2 working days of, पहला the receipt of intimation of allotment of shares, दूसरा the acquisition of the shares or voting rights as the case may be। यानी कि अगर एक पर्सन जो एक नया बंदा है जो क्या बना है, या तो उसके पास मोर देन 5% उस कंपनी के शेयर्स हैं या और उसके पास वोटिंग राइट्स हैं किसी भी एक लिस्टेड कंपनी की जो स्टॉक एक्सचेंज है लिस्टेड है, तो उस इंसान को क्या करना पड़ता है, डिस्क्लोज करना पड़ता है कि हाँ उसके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, क्या क्या वोटिंग राइट्स उसके पास हैं, ताकि मतलब अगर जैसे कोई इंसान है, अब कोई भी बंदा ऐसी कंपनी में आके थोड़ी ना कहेगा कि मेरे पास जी 10% शेयर है इस कंपनी के और मेरे पास वोटिंग राइट भी है। तो अगर है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि जब आप इतने मतलब इस लायक बन गए हो तो आपको विद इन 2 डेज सभी को ये सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं कि आपके पास कितने नंबर ऑफ, कितने इंटीमेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कितने आपको शेयर्स अलॉट किए गए हैं, क्या क्या वोटिंग राइट्स आपके पास हैं, क्या शेयर्स आपके पास हैं। तो ये दोनों ही केसेस में आपको करना पड़ता है, यहाँ पे सभी को डिस्क्लोज करना पड़ता है। सेकंड दिया है, एनी पर्सन हु इज अ डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी शुड डिस्क्लोज टू द कंपनी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म द नंबर ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स सच
हेल्ड बाय सच पर्सन विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ बिकमिंग अ डायरेक्टर और ऑफिसर। यानी कि या तो वो बंदे के पास अगर 5% शेयर मतलब 5% से ज्यादा शेयर है या फिर वोटिंग राइट्स है तो उसे बताना पड़ेगा, या फिर अगर वो पर्सन क्या है किसी कंपनी का, किसी लिस्टेड कंपनी का ऑफिसर है या फिर डायरेक्टर है, तो उसे तब भी यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उसके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं और वोटिंग राइट्स हैं। तो वो डिस्क्लोज करेगा विद इन 2 डेज में, उसे 2 डेज इसके अंदर 2 दिन के अंदर अंदर ही सेबी को सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं। तो सेबी इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन हमें पास रखती है कि क्या बंदा क्या कर रहा है, कितने शेयर्स है, कितनी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कितनी पावर उसके पास में है, वो कितने शेयर्स में होल्ड करता है, तो कंपनी में कितना बड़ा रोल उसका हो सकता है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन अपने पास में रखता है। सेकंड है कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर। तो ये क्या है, अ पर्सन हु होल्ड मोर देन 5% शेयर और वोटिंग राइट्स इन एनी लिस्टेड कंपनी शुड डिस्क्लोज टू द कंपनी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। यानी कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में थोड़ा कुछ भी जाकर बता देगा, वो पूरे एक रिपोर्ट अच्छे से फॉर्मेट में ढंग से बनाकर उसे यहाँ बताना पड़ता है। From the number of shares or voting rights held and change in shareholding or voting rights, even if such change result in the shareholding falling below 5%, if there has been change in such holding from the last disclosure and such change exceeds 2% of the total shareholding or voting right in the company। यानी कि अगर एक इंसान है जिसके पास 5% से ज्यादा शेयर्स और वोटिंग राइट्स हैं किसी भी एक लिस्टेड कंपनी के, तो उसे ढंग से अच्छे से बखूबी बयान करना पड़ेगा कि जो कितने उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं और कितने वोटिंग राइट्स हैं उसके पास। अगर कुछ चेंजेस आता है कंपनी में, क्योंकि एक ही पर्सन तो यहाँ पे परफॉर्म नहीं करता रहेगा कंपनी में तो हजारों लोग आते जाते हैं, तो अगर कुछ चेंजेस आते हैं उसकी शेयर होल्डिंग में, भले ही अब चेंजेस आए तो भले ही उसके शेयर होल्डर जो है वो 5% से कम हो जाए, बिलो हो जाए, पर फिर भी उसे यहाँ पे पहले उसके पास आ थे तो उसे डिस्क्लोज तो करना ही पड़ेगा कि उसके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, इसके पास क्या क्या शेयर्स हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, क्या क्या उसके वोटिंग राइट्स हैं। और यहाँ पे क्या दिया है, एंड सच एक्सीडिंग 2% ऑफ द टोटल शेयर होल्डिंग और वोटिंग राइट। यानी कि अगर उसकी 5% से कम और 2% से ज्यादा है ना शेयर होल्डिंग, तो उसको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। सेकंड दिया, एनी person who is a director or officer of a listed company should disclose to the company in prescribed format the total number of shares or voting rights held and change in shareholding or voting rights. If there has been a change in such holding from the last disclosure made, any change exceeds rupees 5 lakh is value 25,000 shares or 1% to the shareholdings or voting rights, whichever is lower. The disclosure mentioned above should be made within 2 days of receipt of intimation of allotment of shares. Second, acquisition of the shares, sale of shares or voting rights as the case may be। यानी कि अब एक बंदा है जो क्या है, डायरेक्टर या फिर ऑफिसर है उस कंपनी का, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे भी एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स के पास हैं। और अगर क्या होता है जैसे कि पहले में यहाँ पे चेंजेस हुए तो उसी के कारण अगर यहाँ पे भी कुछ चेंज आता है, यानी कि जैसे कि अगर हमारे शेयर्स यहाँ पे चेंज होते हैं, उसकी 5 लाख की वैल्यू अगर उसकी चेंज होती है ना, तो यहाँ पे उसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी उसे अपना बताना पड़ेगा कि उसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स हैं। तो इनमें से जो भी लोअर होता है, यानी कि 5% वाला 1% वाला या फिर 5 लाख रुपीज वाला जो भी लोअर होता है उसको यहाँ पे डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा 2 दिन के अंदर अंदर, जब उसे शेयर्स अलॉट हो गए हैं और जो भी उसके वोटिंग राइट उसे अलॉट हो गए उसके अंदर। थर्ड दिया, यानी कि सेबी ओवरऑल आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ही लेता है, आप चाहे जो कर लो, तब सेबी के पास इन्फॉर्मेशन रहेगी तभी तो आपको प्रोटेक्ट करेगी। अब देखो थर्ड और लास्ट में दिया है इसमें, डिस्क्लोजर बाय कंपनी टू स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि जो कंपनी है वो किस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज करती है, उसे डिस्क्लोज करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज सेबी तो उसे फ्रॉड मान लेगी अगर वो बताएगी नहीं तो अपने बारे में। देखो इसमें दिया है, एवरी लिस्टेड कंपनी विद इन 2 days of receipt should disclose to all stock exchange on which the company is listed the information relating to continual initial disclosure given above. The disclosure required under this regulation may also be made through electronic filling in accordance with the system devised by the stock exchange. Further, the SEBI Act, which inter alia prescribes the penalty for insider trading, section 15G was amended in 2002 to increase the penalty for insider trading to rupees 25 crores or 3 times the amount of profit made out of the insider trading whichever is higher। यानी कि अब कंपनी क्या करती है, अब उसने इनिशियल इन्फॉर्मेशन निकलवाई है आपकी, जो कॉन्टिन्यूअल इन्फॉर्मेशन है कि जो कंटिन्यू होती जा रही है कि आपके शेयर होल्डर्स कितने हैं, आपके पास वोटिंग राइट, ये सब, तो वो इन्फॉर्मेशन निकलवा ली। अब कंपनी क्या है, अब अगर आप लिस्टेड कंपनी हो स्टॉक एक्सचेंज में तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखना चाहिए, तभी तो पता लगाएगी ना कि इनसाइडर ट्रेडर है या नहीं। तो वो क्या करेगा, विद इन 2 days के अंदर, ये बहुत बढ़िया इन्होंने कर रखा है कि 2 दिन के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं देते लोग आपको कि आप ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करके अगर आपने गड़बड़ कर ली तो इसलिए विद इन 2 days के अंदर क्या है, जितने भी लिस्टेड कंपनीज है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सभी को सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, इनिशियल भी कॉन्टिन्यूअल भी। तो अब जैसे हमने दोनों बार में तो पढ़ लिया, तीसरा है मतलब यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट में समझाया वो क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिकली
यहाँ पे सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होगा, आपको फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिकली आप क्या कर सकते हो, जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहे हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। जितने भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ ये कंपनी हमारी लिस्टेड है उन सभी का हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। और अगर यहाँ पे किसी सभी को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से पता चल गया कि भाई आपकी कंपनी में एक इनसाइडर ट्रेडर और जी भैया वो बेचारा बहुत बड़ा घपला, तो वो क्या करेगी, वो उस पर फाइन लगाएगी। पहले कम पेनल्टी देनी पड़ती थी, 2002 के बाद यहाँ पे इस लॉ में जो हमारा सेक्शन 15 के अंदर जो लॉ है उसमें एक अमेंडमेंट आया, उसमें एक चेंज आया, जिसके बाद क्या किया हमने, जो पेनल्टी है, जो फीस है, जो पनिशमेंट है, उसकी फीस जो है हमने बढ़ा करके क्या कर दी, 25 करोड़ की कर दी। कि अगर हमें इनसाइडर ट्रेडर मिल गया ना तो वो पर्सन हमें फाइन के दौर पर कितने रुपए देगा, 25 करोड़ रुपए देगा। पर दूसरा केस भी है कि अगर उसने जो प्रॉफिट बनाया है उसका 3 गुना, फॉर एग्जाम्पल अगर उसने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया तो उसका 3 गुना क्या होगा, 3 लाख रुपए। तो इस तरह से या तो वो 3 लाख रुपए या फिर जो 25 करोड़ है उन दोनों में से जो भी हायर होगा वही उसे पे करना पड़ेगा। या तो 25 करोड़ देगा वो इंसान, या फिर अगर उसका प्रॉफिट ज्यादा बन गया तो प्रॉफिट का 3 गुना यहाँ पे हमें पे करेगा। तो इस तरह से स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, यानी कि सेबी इस तरह से हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करती है इनसाइडर ट्रेडर से। यहाँ पे हमें नेक्स्ट दिया है, व्हाट डज सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेशन 2003 रेगुलेट। अब यहाँ पे जो भी फ्रॉड है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, किस तरह से सिक्योरिटी में माल प्रैक्टिसेस चल रही है, तो उन सबको किस तरह से सेबी रेगुलेट करती है। दिया है यहाँ पे हमें कि जो सेबी का जो एक्ट है 2003 वाला, वो किस तरह से इनेबल करती है सेबी को, ये इन्वेस्टिगेट करती है हर केस में जो भी मार्केट मैनिपुलेशन हो रही है, मार्केट में लोग किस तरह से एक दूसरे को मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्या कंपनियां इन्वेस्टर्स को मैनिपुलेट कर रही है, क्या फ्रॉड हो रहा है, क्या अनफेयर ट्रेड, क्या गलत तरीके अप्लाई किए जा रहे हैं, ताकि वो खुद को क्या कर सके और लोगों को क्या कर सकते हैं, मिसलीड कर सके, यहाँ पे नुकसान पहुंचा सके और खुद का फायदा कर सके। तो जितनी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है तो इसमें यहाँ पे हमें क्या देखा कि कौन कौन सी अनफेयर ट्रेड्स हैं। पहला दिया है, fraud includes any act, expression, omission or concealment committed whether in a deceitful manner or not by a person or by any other person or his agent while dealing in securities in order to induce another person with his convenience or his agent to deal in securities, whether or not there is any wrongful gain or avoidance of any loss should also include। यानी कि अगर कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा तरीका परफॉर्म किया जा रहा है कि जिसमें एक पर्सन को क्या है, हम कह सकते हैं कि वो यहाँ पे कुछ फ्रॉड कर रहा है, यानी कि वो एक ऐसा तरीका यूज कर रहा है, एक माल प्रैक्टिसेस यहाँ पे परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है कि जिसकी वजह से क्या हो, वो यहाँ पे ज्यादा मालामाल हो सके और औरों को बेवकूफ बना सके। तो जैसे कि पहला इसमें क्या दिया है, unknowing misrepresentation of the truth or concealment of material fact in order that another person may act to his determinant। ठीक है, यानी कि ऐसा हम ऐसा कर सकते हैं कि हम मिस रिप्रेजेंटेशन करें, हम जो सच है वो ना दिखा करके हम क्या करें कि वो अफवाहें फैला दें, झूठ बोल दे, या इस तरह से हम क्या करें, गलत तरीके अपनाएं कि जो हमारा जो सामने वाला बंदा है वो कुछ ऐसा डिसीजन ले जिसका वो तो उसको भले ही नुकसान हो जाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारा फायदा हो जाए। सेकंड है, अ सजेशन एज टू अ फैक्ट व्हिच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट इज टू बी ट्रू। यानी एक ऐसा फैक्ट हम बता दें, कुछ ऐसा सजेस्ट कर दें जो सच तो नहीं है पर हम सामने वाले को बेवकूफ बना रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये 2 दिन में पैसा डबल कर देता है। तो ये क्या है, ये ऐसे सजेशन है, इस तरह के फैक्ट्स हैं जो सच नहीं है पर आप सामने वाले को थोप रहे हो उसके ऊपर कि आप ऐसा कर लो। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या है, ये फ्रॉड है, ये गलत है, ये क्या है, यहाँ पे आप इन्वेस्टिंग साथ गलत कर लो। तो इस तरह के ये सब क्या है, फ्रॉड में इंक्लूड होते हैं। थर्ड है, एन एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। यानी कि कुछ इस तरह की कंसीलमेंट करना, इस तरह से हमें बातों को परोसना कि सामने वाला बिलीव भी कर ले, भाई ये तो एकदम सच बोल रहा है, ये अब जो इसने कह देना मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा, भले ही सामने वाला गलत बोल रहा है। तो इस तरह से कुछ एक्ट परफॉर्म करना, ये भी गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते किसी के साथ। फोर्थ है, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। यानी कि आप सामने वाले बंदे को प्रॉमिस कर दो कि जी आप मेरे को 1 लाख रुपया दो, मैं वादा करता हूँ जी मैं मर मिट जाऊंगा पर आपको 10 लाख रुपए दे के जाऊंगा। तो एक ऐसा प्रॉमिस मेड करना है जिसका मतलब कोई, हम कह सकते हैं कि कोई इरादा ही नहीं है कि आप उसे पूरा करोगे, पर आपको सामने वाले से पैसे उठने इसलिए आप कुछ भी हवा में तीर चढ़ाए जा रहे हो, प्रॉमिस किए जा रहे हो, तो ऐसा भी क्या है, फ्रॉड होता है। फिर दिया है, अ रिप्रेजेंटेशन मेड ऑन इन अ रेकलेस और केयरलेस मैनर वेदर इट टू बी ट्रू और फॉल्स। यानी कि आपने कुछ इस तरह की रिप्रेजेंटेशन परफॉर्म करी है, शो करी है लोगों को कि भले ही आपको कोई परवाह नहीं है उस चीज की, रेकलेसली आपने कुछ भी बोल दिया है, आपको कोई केयर नहीं है सामने वाले की, चाहे वो चीज सच है झूठ है, बस आपको किसी ने बोला कि ऐसा ऐसा बोल दो तो आप
आपको इतने पैसे दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और आपने सामने वाले को जाके कुछ भी बस एडमिशन में बक दिया, तो वो भी फ्रॉड होता है। 6th दिया इसमें, एनी सच एक्ट और ओमिशन एज एनी अदर लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। कुछ ऐसा एक्ट परफॉर्म कर देना, कुछ ऐसी बातें कर देना, कुछ इस तरह से एक्टिविटीज परफॉर्म कर देना कि जो क्या हो जाए, फ्रॉडुलेंट में डिक्लेयर हो जाए। यानी कि आपने जाके कुछ ऐसा बोल दिया कि जी इस कंपनी में आज पैसा लगा दो, ये कंपनी ना ऐसे आपको मतलब फर्स्ट से अर्श तक ले जाएगी। तो इस तरह की जो बकवास आप लोग सुनते हो और लोगों से, तो वो सब फ्रॉड में ही आता है। अब जी पॉइंट हमें दिया है इसमें 7th पॉइंट, डिस्क्रिप्टिव बिहेवियर और बाय अ पर्सन डिप्राइविंग अनदर टू ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसर्न्स ऑफ फुल पार्टिसिपेशन। यानी कि सामने वाला बंदा आपको पूरी तरह से मतलब बिल्कुल आपको समझाने में लगा है कि जी इस कंपनी में लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, ये शेयर कर दो, वो शेयर कर लो, और पूरी तरह से आपको मतलब आपको इतना मतलब आपको मतलब आपका ब्रेन वॉश करने में इस कदर तुला हुआ है कि वो आपको चाहता है कि जी आप तो इसमें बस पार्टिसिपेट हो ही जाओ। तो वो सब भी अगर आपको नहीं करना तो सामने वाला को फोर्स क्यों कर रहा है, इसमें उसका कुछ फायदा हो सकता है, तो ये सब भी फ्रॉड ही होता है। एच पॉइंट दिया है इसमें 8th पॉइंट, द एक्ट ऑफ एन इशूअर ऑफ सिक्योरिटीज गिविंग आउट मिस इन्फॉर्मेशन दैट अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी रिजल्टिंग इन इन्वेस्टर्स बीइंग इफेक्टिवली मिसलीड इवन दो दे डिड नॉट रिलाई ऑन द स्टेटमेंट इटसेल्फ और एनीथिंग डिराइव्ड फ्रॉम इट अदर देन द मार्केट प्राइस। यानी कि अब जो हमारा इशूअर ऑफ सिक्योरिटीज है वो क्या करे, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दे दे, यानी कि जो सिक्योरिटीज ने इशू करी है उसके बारे में जो सच नहीं है उसने कुछ ज्यादा झूठी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी ताकि उसकी सिक्योरिटीज को लोग क्या कर सके, खरीद सके, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सके। तो वो सारी चीजें जब हम करते हैं तो वो भी क्या है हमारे फ्रॉड में कंसीडर होता है। सो द टर्म फ्रॉडुलेंट शुड बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंगली। नथिंग कंटेन्ड इन दिस clause is applicable to any general comments made in good faith in regard to the economic policy of the government, the economic situation of the country, trends in the security market, any other matter like a nature। यानी कि हम कह सकते हैं जो फ्रॉडुलेंट वाला जो वर्ड है इसे हम कह सकते हैं कि ये ऐसी एक टर्म है जो क्या करते हैं, आपको भरोसा तो दिलाएगी। वो सामने वाला ऐसा थोड़ा ना मिलेगा जी मैं फ्रॉड करने वाला इस कंपनी में, आप इसमें पैसा लगा दो, तो ऐसा तो नहीं होता। वो आपको अच्छे तरीके से क्या करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स बताते हैं उस कंपनी के, अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स बताएगी, अच्छे अच्छे मतलब उसके बारे में सब कुछ बढ़िया बढ़िया बताएगी और आपको भरोसा जीतने की कोशिश करेगी और फिर क्या करती है, आपको चूना लगा के चली जाती है। तो ये होता है ना फ्रॉडुलेंट। इसका बी पार्ट में दिया है, डीलिंग इन सिक्योरिटीज इज डिफाइंड टू इंक्लूड एन एक्ट ऑफ बाइंग, सेलिंग और सब्सक्राइबिंग पर्सुएंट टू एन इशू ऑफ एनी सिक्योरिटी टू और एग्रीइंग टू बाय, सेल और सब्सक्राइब टू एनी इशू ऑफ द सिक्योरिटीज और अदरवाइज ट्रांजैक्ट in any way in any security by any personal as principal agent or intermediaries defined under the act under the sub act। डीलिंग ऑफ सिक्योरिटी से हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा एक्ट है जिसमें क्या करता है, सिक्योरिटीज को बाय करता है, सेल करता है, सब्सक्राइब करता है कि हाँ हम इन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे। तो किसी भी सिक्योरिटी के लिए एग्री करना कि हम उसे खरीदेंगे या बेचेंगे या उसे ट्रेड करेंगे, तो वो सब हमारा किस में आता है कि हमारा सेबी एक्ट के अंदर आता है कि हाँ जी ये जो इंटरमीडिएरीज है, जो एजेंट्स है, आपकी हेल्प करेंगे सिक्योरिटीज को ट्रेड कराने में। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या दिया है यहाँ पे, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन डीलिंग इन सिक्योरिटीज। यानी कि अब जो हम क्या करता है, ट्रेडिंग परफॉर्म करते हैं, तो ऐसा नहीं हम किसी भी सिक्योरिटी को खरीद सकते हैं, किसी भी हद तक जाके हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी कंपनी को खरीद लेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मतलब प्रोविजंस भी होता है जिनको हम क्या करते हैं, मना करते हैं कि यहाँ पे ये डीलिंग करने के लिए हमें क्या होता है, हम प्रोहिबिटेड होते हैं कि अभी हम ये जो सिक्योरिटीज है इसमें हम जो कॉमन इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अब जैसे कंपनी के जो प्राइवेट प्लेसमेंट्स होती हैं तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि वो जो नॉर्मल पब्लिक है उसको भी सिक्योरिटीज दे देगी, नहीं, तो वो हमारे लिए प्रोहिबिटेड है। तो इसी तरह से हमारे लिए कुछ चीजें होती हैं, कुछ पर्टिकुलर कुछ सर्टेन डीलिंग्स होते हैं कि इसमें हम प्रोहिबिटेड हैं कि हम यहाँ पे डील नहीं कर सकते। सो द रेगुलेशन प्रोवाइड दैट नो पर्सन शुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय, सेल और अदरवाइज डील इन सिक्योरिटी इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर। यानी कि आप किस जैसे हमें यहाँ पे किस चीज से मतलब किस तरीके से सिक्योरिटीज मुझे यहाँ पे कुछ प्रोहिबिशन दी है कि कोई भी इन्वेस्टर बाय, सेल या किसी सिक्योरिटी में डीलिंग नहीं कर सकता फ्रॉडुलेंट मेथड के थ्रू। यानी कि हम फ्रॉड कर करके यहाँ पे कोई भी किसी भी सिक्योरिटी को बाय नहीं कर सकते, किसी सिक्योरिटी को सेल नहीं कर सकते, किसी सिक्योरिटी को ट्रेड भी नहीं कर सकते। अगर पकड़े गए तो भैया देखना तैयार रखना उन्हें 25 करोड़ रुपए या फिर प्रॉफिट का 3 गुना, देख लेना फिर जान निकाल लेंगे वो तो लोग तुम्हारी। अब देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट दिया है, यूज ऑफ एम्प्लॉय इन कनेक्टिंग विद इश्यूज, परचेज और सेल ऑफ एनी सिक्योरिटी लिस्टेड और टू प्रपोज टू बी लिस्टेड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, any manipulative or descriptive device or contrivance in contravention of the provision of the act
or the rules or the regulation made their under, ठीक है। यानी कि हम क्या नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी एम्प्लॉय का यूज नहीं कर सकते किसी कनेक्टेड इशू को लेकर, किसी ऐसी चीज को लेकर के, जैसे कि हमें पता, जैसे हमने देखा था ना कि यहाँ पे अनलिस्टेड अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन का हम यूज नहीं कर सकते, तो इसी तरह हम किसी एम्प्लॉय का, किसी कनेक्टेड पर्सन का यूज नहीं कर सकते कि हम क्या कर सकें स्टॉक एक्सचेंज के बारे में या किसी रिकॉग्नाइज्ड या लिस्टेड कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाए और उसके बाद हम उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट करें। तो इस तरह के एक्ट, हम इस तरह की एक्टिविटीज हम परफॉर्म नहीं कर सकते। थर्ड दिया है एम्प्लॉय एनी डिवाइस scheme or artificial to defraud in connecting with dealing in or issues or securities which are listed or proposed to be listed on a recognized stock exchange। यानी कि जब हम क्या कर रहे हैं, एक पर्सन को हम किस चीज से प्रोहिबिटेड करते हैं कि कोई भी एक एम्प्लॉय हम इस तरह से या उसे यूज नहीं कर सकते, किसी भी हम कह सकते हैं किसी आर्टिफिशियल स्कीम का यूज नहीं कर सकते फ्रॉड करने के लिए, या हमें कोई डीलिंग करनी है, हमें कनेक्शंस बनाने हैं, तो उससे हम झूठ फरेब इन सब का यूज नहीं कर सकते कि हमें तो पैसा कमाना है तो हम फ्रॉड कर देते हैं बाकी इन्वेस्टर्स के साथ में और वो झूठ बोल देंगे। तो इस तरह से हम कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, किसी भी लिस्टेड सिक्योरिटी के अंदर हम इस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। Fourth नियम है engage in any act, practice, course of business which operates or would operates of as fraud or deceit upon any person in connection with any dealing in or issues or securities which are listed or proposed to be listed on a recognized stock exchange in contravention of the act, rules and regulations। यानी कि हम किसी भी इस तरह की एक्टिविटी में, किसी एक्ट में, किसी प्रैक्टिस में, किसी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐड नहीं हो सकते, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि अगर आपको पता चला है कि सामने वाला तो फ्रॉड कर रहा है तो आप उसके साथ घुस के किसी दूसरे का नुकसान नहीं कराओगे, आप इस तरह से एक्ट नहीं कर सकते, इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर पकड़े गए तो फाइन बहुत लंबा चौड़ा देना पड़ता है और आपको बाहर भी निकाल दिया जाता है स्टॉक एक्सचेंज से। तो इस तरह के कोई भी फ्रॉडुलेंट जो भी चीजें आप उसमें एक्ट नहीं कर सकते, उसको पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट नियम है व्हाट आर द प्रोहिबिशंस ऑन मैनिपुलेटिव फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। यानी कि अब ये जो हमारी, अगर किसी ने फ्रॉड किया, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करी, मैनिपुलेटिव बिहेवियर शो किया, तो उसके अब क्या होगा। तो यहाँ पे दिया है द रेगुलेशन प्रोवाइड दैट नो पर्सन शुड इंडल्ज इन फ्रॉडुलेंट और एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन सिक्योरिटीज। दिया है any dealing in securities is deemed to be fraudulent or unfair trade practice if it involves fraud or any including all any of the following। यानी कि कोई भी रेगुलेशंस नहीं चाहेगी कि उसका कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी मेंबर या कोई भी इंटरमीडियरी क्या करे, फ्रॉड परफॉर्म करे या कोई भी अनफेयर, कोई भी कह सकते हैं कोई भी बेकार माल प्रैक्टिसेस यहाँ पे ट्रेड करने के लिए परफॉर्म करे। अगर वो इस तरह की डीलिंग करता हुआ पकड़ा गया या पकड़ी गई तो क्या होगा, उसके खिलाफ में यहाँ पे कुछ हमें यहाँ पे दे रखे हैं कुछ फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस जो उसके अगेंस्ट परफॉर्म किए जाएंगे। तो जो भी फ्रॉड अगर होते हैं तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इंडल्जिंग इन एन एक्ट which create false or misleading appearance of trading in the securities। यानी कि हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्रॉड हुआ है, तो अगर एक ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म की जाए जो क्या करना है, सामने वाले पर्सन को मिसलीड करता है, जो है नहीं पर फिर भी उसे वो दिखाए जा रहे हैं, तो इस तरह की ट्रेडिंग अपीयरेंस शो करना कि सिक्योरिटी मार्केट में कि ये कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो करेगी, पर ऐसे है नहीं, वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, फिर भी हम मिसलीड कर रहे हैं किसी बंदे को, उसको झूठ बोल रहे हैं कि इस तरह से ये सब क्या है, फ्रॉड में काउंट होता है। डीलिंग इन अ सिक्योरिटी नॉट इंटेंडेड टू इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप बट इंटेंडेड टू ऑपरेट ओनली एज अ डिवाइस to inflate, depress or cause fluctuation in the price of such security for wrong gain and advertise of loss। यानी कि हम सामने वाले बंदे को इस तरह से मैनिपुलेट करें कि ये सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, ये शेयर बहुत अच्छे है, इस इक्विटी में खरीद ले, इस डेरिवेटिव में लगा दो अपने पैसे, ताकि क्या हो, हम सिर्फ सामने वाली कंपनी तो अपना फायदा देखेगी ना, तो वो क्या चाहती है, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि मुझ में लोग इन्वेस्ट कर दें ताकि मेरा जो भी लॉस है मैं उसे अवॉइड कर सकूं, मेरे अंदर, मेरी कंपनी के अंदर जो भी नुकसान मेरे हो रहा है मैं उसको और लोगों के पैसे के थ्रू उसे भरपाई उसकी कर सकूं। तो ये सब फ्रॉड में आता है कि सामने वाला सच तो नहीं कह रहा, झूठ बोल के आपको फंसाना चाहता है। थर्ड दिया है एडवांसिंग और एग्रीइंग टू एडवांस एनी मनी to any person thereby including any other person to offer to buy any security in any issue only with the intention of security the minimum
given subscription to such issue। यानी कि जो हमारा थर्ड पॉइंट है इसमें हमें क्या बोला है कि किसी सामने वाले पर्सन को हम एग्री करवा लें एडवांस के लिए कि आप एडवांस पैसे दे दो, हम सिक्योरिटी आपको दे देंगे। तो इस तरह से मतलब ये सब तो सामने से ही दिख रहा है कि हाँ फ्रॉड चल रहा है, सिर्फ पैसे सिक्योरिटी देनी नहीं है, पहले से ही पैसे मांगने शुरू कर दिए। तो इस तरह के जो इंटेंशंस होते हैं कि आप जी इतने मिनिमम आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, बस सिक्योरिटी के लिए सब्सक्राइब कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो ये सब हमारे फ्रॉड में ही कंसीडर होता है। फोर्थ ये है पेइंग, ऑफरिंग और एग्रीइंग टू पे और ऑफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी पर्सन एनी मनी और मनीज worth for including such person for dealing in any security with the object of inflating, depressing, maintaining or causing fluctuation in the price of such security। यानी कि हम क्या करें, इस तरह के ऑफर प्रोवाइड करें कि हाँ जी हम आपको इस सिक्योरिटी के लिए पे कर देंगे, हम आपको ऑफर दे कर देंगे, हम आपको इस सिक्योरिटी के लिए एग्री करते हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस तरह से अगर हम कोई यानी कि हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, हम इस तरह से कि मतलब सामने वाले को झूठ बोल बोल कर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं कि आपकी सिक्योरिटी को इस तरह से मेंटेन करेंगे, इस तरह से जो भी इसमें लॉसेस हो रहे हैं, जो भी प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज है हम आपको वो पे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये सब हमारे क्या होता है, फ्रॉड होते हैं। फिफ्थ दिया है एनी एक्ट और ओमिशन अमाउंटिंग टू मैनिपुलेट द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। हम इस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करें कि हम दिखाएं कि वो सिक्योरिटीज जी इतने में ही मिल जाएगी आपको, वैसे तो बहुत महंगी मिलती है, आज तो सस्ती मिलती है, आप खरीद लो आपको फायदा हो जाएगा। कोई तो ऐसा तो है नहीं ना, वो सामने वाली सिक्योरिटी को आपको चूना लगा रहा है कि देखो जी ये 15,000 का शेयर है, रोजाना के बीच में मिलता है, आज तो बहुत सस्ता मिल रहा है, आप खरीद लो, है वो 7,000 का शेयर, तो आप पर घाटा होगा ना। तो इस तरह से कुछ ऐसे एक्ट परफॉर्म करना कि सामने वाले को मैनिपुलेट करना, और जो प्राइस नहीं है वो भी आप उसे चिपका दो कि ऐसे से ले लो। फिर जो सिक्स्थ पार्ट में दिया, इसका दिया है पब्लिशिंग और कॉजिंग टू पब्लिश और रिपोर्ट और कॉजिंग टू रिपोर्ट बाय अ पर्सन डीलिंग इन सिक्योरिटीज एनी इन्फॉर्मेशन व्हिच इज नॉट ट्रू और व्हिच ही डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू प्रायर टू और इन द कोर्स ऑफ डीलिंग ऑन सिक्योरिटीज। यानी कि इस तरह से चीजें पब्लिश करना जो कि सच नहीं है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन देना जो कि क्या है, झूठ है, मिसलीड करना, लोगों को गलत चीजें, गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ताकि सामने वाला भी ना तो गुमराह होकर क्या कर सके, मतलब अब वो फंस जाएगा जाल में, तो देखो उसका तो नुकसान हो ही जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, इस चीजों के लिए चौकन्ना रहना पड़ता है, आपको सारी जो ट्रू इन्फॉर्मेशन है वही आपको यहाँ पे चेकआउट करनी पड़ती है, रूमर्स पे ज्यादा भरोसा नहीं करना होता। जी हमें दिया है entering into a transaction in securities without intention of performing it or without intention of changing in ownership of such security। यानी कि हम एक ऐसी सिक्योरिटी में ट्रांजैक्ट करना चाहते हैं, इस तरह के इंटेंशन हमारे हैं कि हम परफॉर्म करना है, पर हमारा ऐसा इंटेंशन है कि देखो सामने वाले की ओनरशिप भी चेंज ना हो, मतलब ऐसा कहना कि ये जो सिक्योरिटी है इसके नाम पे है, मतलब किसी और के नाम पे, और आप वहाँ पे सोच रहे हो कि जी नाम तो उसके है पर मैं प्रॉफिट इसमें से कमा लूँ, आप उसके ही नाम पे रह करके फ्रॉड करना चाहते हो, आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, तो ये सब भी क्या है, ये सब गलत है। एच दिया में सेलिंग, डीलिंग और प्लेजिंग ऑफ स्टोलन और कन्फ्रेंट सिक्योरिटी वेदर इन फिजिकल और डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। यानी कि किसी भी सिक्योरिटी को सेल करना, डील करना, उसको चुरा लेना या फिर ऐसा करना कि वो फिजिकल हो या फिर डिमेटेरियलाइज्ड हो, यानी कि फिजिकल फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप उसको क्या करना चाहते हो, डील करना चाहते हो, उसके साथ ट्रेड करना चाहते हो, तो ये सब भी क्या है, रॉन्ग है। आपको जो उसका ओनर है उसी के साथ ही मिलकर आपसे ट्रेडिंग करनी है। एन इंटरमीडियरी प्रॉमिसिंग अ सर्टेन प्राइस इन रिस्पेक्ट ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ अ सिक्योरिटी टू अ क्लाइंट एंड वेटिंग टिल अ डिस्क्रिपेंसी अराइज इन द प्राइस ऑफ सच सिक्योरिटी एंड रिटेनिंग द डिफरेंस इन प्राइस एज प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ। यानी कि एक इंटरमीडियरी क्या करना है, अपने क्लाइंट को प्रॉमिस करना है कि आप इतने प्राइस में सिक्योरिटी को खरीद लो, मैं आपका फायदा करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, आपको रातों रात अमीर बना दूंगा। तो ये सब भी क्या है, गलत है, क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही एक प्राइस डिफरेंस आएगा मैं अपना प्रॉफिट निकालूंगा और सामने वाले को धोखा देकर चला जाऊंगा। तो ये भी हमारा फ्रॉड में ही कंसीडर होता है। जे पार्ट हम इसमें दिया है, जे पार्ट दिया है एन इंटरमीडियरी प्रोवाइडिंग हिज क्लाइंट with such information relating to a security as cannot be verified by the client before they are dealing in such security। यानी कि एक इंटरमीडियरी क्या करे, अपने क्लाइंट को इस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, इस तरह से समझाया बुझाए कि वो सिक्योरिटी के लिए ट्रेड करने के लिए तैयार हो जाए, और वेरीफाई ना जब तक ना हो, यानी कि क्लाइंट यहाँ पे दिया कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय द क्लाइंट बिफोर दे आर डीलिंग इन सिक्योरिटी। यानी कि इंटरमीडियरी ऐसा कुछ करे कि क्लाइंट जो है वो अभी मतलब वेरीफाई ना कर पाए, ऐसा मौका ही ना दे कि क्लाइंट पहले सिक्योरिटी को वेरीफाई करे और फिर इन्वेस्ट करे। यानी कि उसे घुमा फिराकर पैसे वेरीफाई करने से पहले इस डीलिंग को परफॉर्म करा देते हैं। यहाँ पे भी उसको समझा कर देते हैं, फ्रॉड कर देते हैं, उसे उल्लू बना के उससे पैसे ले लेते हैं। अब हमें के पॉइंट दिया है एन एडवर्टीजमेंट दैट इज मिसलीड
or that contains information in a distorted manner which may influence the decision of the investor. अब फ्रॉड में ये भी चीज आती है कि आप एक इस तरह की एडवर्टीजमेंट दो, इस तरह से ऐड करो, इस तरह से प्रमोट करो अपनी सिक्योरिटीज को जो कि सच नहीं है, आप लोगों को गुमराह कर रहे हो, मिसलीड कर रहे हो, कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको इस कदर तरोड़ मरोड़ देना, सब कुछ बातें बिल्कुल घुमा देना, जो है नहीं वो भी आप दिखा रहे हो ताकि आप लोगों के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सको। तो ऐसा तो सच नहीं था, पर फिर भी अपने से किया तो फ्रॉड कंसीडर होता है। यहाँ पे हमें एल पॉइंट दिया है, an intermediary reporting trading transaction to his client entering into on their behalf in an inflated manner in order to increase his commission or brokerage। यानी कि आप इंटरमीडियरी को यहाँ पे जब ट्रेडिंग कर रहे हैं क्लाइंट के साथ में, तो आप क्या करना, एक क्लाइंट्स को एंटर कराना, उनके बिहाफ पे आप लोग क्या कर रहे हो, इंटरमीडियरी जो है उनके बिहाफ पे आप काम कर रहे हो, ताकि आप कैसे इस तरीके से काम करना कि आप सामने वाले को मैनिपुलेट करो कि जी यहाँ पे इतना काम किया है, आप तो हमें ज्यादा ब्रोकरेज मिलनी चाहिए, आपको तो इतना फायदा हो गया, तो आप हमको इतना तो पेमेंट दे सकते हो। मैक्सिमम ब्रोकरेज जो होती है वो हमारी 2.5% तक की होती है, तो उससे ज्यादा आप ब्रोकरेज मांग नहीं सकते। तो उस तरीके से आप अपना कमीशन ज्यादा मांगने लग जाओ, तो ये सब भी गलत है। एमएमए दिया है, एन इंटरमीडियरी नॉट डिस्क्लोजिंग टू हिज क्लाइंट ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू ऑन हिज बिहाफ इंक्लूडिंग टेकिंग ऑप्शन पोजीशन। यानी कि एक इंटरमीडियरी क्या करे, जो भी क्लाइंट जो हमारा इंटरमीडियरी है वो यानी कि अपने क्लाइंट को जो इन्फॉर्मेशन वो डिस्क्लोज ही ना करे कि आप उसने आपके बिहाफ पे क्या ट्रांजेक्शंस करी हैं, क्या उसने फैसले लिए हैं, तो वो अगर आपको डिस्क्लोज नहीं करना तो पक्का दाल में कुछ करा है, वापस हम कुछ गड़बड़ कर रहा है। एंड पॉइंट हमें दिया है, सर्कुलर ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिक्योरिटी एंटर्ड इनटू बिटवीन इंटरमीडियरीज इन ऑर्डर टू increase commission to provide a false appearance of trading in such securities or to inflate, depress or cause fluctuation in the price of such security। यानी कि क्या करना, इस तरह से जो आपका इंटरमीडियरी है, जो भी आपका ब्रोकर, सब ब्रोकर जो भी आपकी हेल्प कर रहा है ट्रांजैक्शन में, वो इस तरह से क्या कर दे, एक फॉल्स अपीयरेंस आपको शो करे, जो मतलब वो कुछ अपना ही कुछ बनाया जा रहा है अपनी सिक्योरिटीज को लेकर के, प्राइस को फ्लक्चुएट करके दिखा रहा है आपको कि देखो ऐसा हो रहा है सिक्योरिटी में, वैसा हो रहा है सिक्योरिटी में। यानी कि वो फॉल्स अपीयरेंस, यानी कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिसलीड करना चाहता है ताकि आप उसको उसके हाथ में ही सारी चीजें दे दो और फिर वही आपका कुछ काम करता है और अपना प्रॉफिट निकालता है। अब हमें ओ पॉइंट दिया है, इनकरेजिंग द क्लाइंट बाय एन इंटरमीडियरी टू डील इन सिक्योरिटी सोली विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एनहेंसिंग हिज ब्रोकरेज और कमीशन। यानी कि वो जो इंटरमीडियरी है वो क्या कर रहा है, आपको बहुत ज्यादा यहाँ कह सकते हैं मोटिवेट कर रहा है कि आप एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करो, आपको एनकरेज कर रहा है कि आप जो क्लाइंट है उसको एनकरेज कर रहा है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर दो, उसमें इन्वेस्ट कर दो। यानी कि वो अपने फायदे के लिए, अपने ब्रोकरेज के लिए, अपने कमीशन के लिए आपको इधर उधर किसी भी सिक्योरिटी में चिपकाना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, एन इंटरमीडियरी प्रीडेटिंग और अदरवाइज फॉल्सिफाइंग रिकॉर्ड सच एज कॉन्ट्रैक्ट नोट। जैसे कि हमारा जो इंटरमीडिएट होता है हमें हर बार क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट प्रोवाइड करता है कि हमने सिक्योरिटी में डील किया, आज हमारे पास ये सिक्योरिटी थी, इतने पैसा लगाए, इतने शेयर्स खरीदे, ये करा वो करा, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट देता है। पर अगर एक इंटरमीडिएट क्या करना चाहे, वो आपका मतलब वो अब आपको चूना लगाना चाहता है, वो फॉल्स आपको मतलब फ्रॉड करना चाहता है वापस, तो आपको एक सही और एक ओरिजिनल कॉन्टैक्ट नोट क्यों देगा, वो आपके सामने कर सकता है फॉल्स कर सकता है, मतलब कह सकते हैं फ्रॉड कर सकता है, आपको एक फॉल्स कॉन्ट्रैक्ट नोट प्रोवाइड कर सकता है। तो उसको भी आपको चेक करता रहना चाहिए कि आपका इंटरमीडिएट सही काम कर रहा है या नहीं। इसका नेक्स्ट पॉइंट दिया है, एन इंटरमीडियरी बाइंग और सेलिंग सिक्योरिटी इन एडवांस ऑफ अ सब्सटेंशियल क्लाइंट ऑर्डर और वेयर बाय अ फ्यूचर और ऑप्शन पोजीशन इज टेकन आउट ऑन इम्पेंडिंग ट्रांजैक्शन इन द सेम और रिलेटेड फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि यहाँ पे भी सेम वही कि एक इंटरमीडिएट आपको फोर्स कर रहा है बाय सेल करने के लिए, एडवांस में ये कर दो जी, वो कर दो, पहले ही पैसे दे दो, पहले सिक्योरिटी खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो। तो यानी कि मतलब वो कुल मिला के आपको फ्रॉड ही करा रहा है यहाँ पे सिक्योरिटीज को दाएं बाएं करके। तो ये सब। लास्ट पॉइंट दिया, प्लानिंग फॉल्स और मिसलीडिंग न्यूज विच में इंक्लूड सेल्स और परचेज ऑफ सिक्योरिटी। यानी कि वो आपको एक गलत इन्फॉर्मेशन दे, गलत न्यूज आपको प्रोवाइड करे कि देखो ये ऐसी सिक्योरिटी है, इसमें इस तरह से इन्वेस्ट करता है तो इतने पैसे मिलते हैं, इतने पैसे मिलते हैं, ये रिटर्न मिलता है, वो इंटरेस्ट मिलता है, ये सब। यानी कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह से प्रोवाइड करना ताकि वो क्या कर सके, उस सिक्योरिटी में, उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में आपको परचेज करा सके और अपना फायदा निकला सके। तो ये सारे हमारे क्या होता है, कुछ फ्रॉड के यहाँ पे हमारे कुछ केसेस हैं जो हमें पता चले कि इस तरह से फ्रॉड यहाँ पे परफॉर्म होता है। तो ये फ्रॉड वाले केसेस पर चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपना व्हाट आर द मेन प्रोविजन ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट 1996 और नेक्स्ट वीडियो में। मैंने वीडियो ये वाली बहुत लंबी हो जाएगी। तो आई होप मैंने आपको अभी तक जितना भी समझाया वो सारा आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।